तो चलिए आज के वीडियो देख लेते हैं। आज का ये वीडियो बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र से कुछ लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप बोर्ड पेपर में 95% लाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताने जा रहा हूँ ये सभी टॉप लेवल है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर ऑन करें। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि ननकू सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा गुंडा कहानी के ननकू सिंह को गुंडा क्यों कहा गया था। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही बीए से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता है। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं कि ननकू सिंह काशी के एक संपन्न जमींदार बाबू निरंजन सिंह के पुत्र थे। पन्ना को प्राप्त करना उनके जीवन की अलव्य अभिलाषा थी। इससे वंचित होने पर उनके हृदय को ऐसी चोट लगी कि वे गुंडा बन गए। उन्होंने सारी संपत्ति को उड़ा दिया। लेखक ने उनका शब्द चित्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि वह 50 वर्ष से ऊपर था, तब भी युवकों से अधिक बलिष्ठ और दृढ़ था। चमड़े पर झुर्रियां नहीं पड़ी थी। वर्षा की झड़ी में, पूस की रातों की छाया में, कड़कती हुई जेठ की धूप में नंगे शरीर घूमने में वह सुख मानता था। ठीक है, उसकी चढ़ी हुई मूछें बिच्छू के डंक की तरह देखने वालों की आंखों में घूमती थी। उसका सांवला रंग सांप की तरह चिकना और चमकीला था। उसकी नागपुरी धोती का लाल रेशमी किनारा दूर से ही ध्यान आकर्षित करता था। कमरे में बनारसी सेल्हे का फेटा, जिसमें सीप की मूठ का बिछुआ घुसा रहता था, उसके घुंघराले बालों पर सुनहले पल्ले की साफे की छोर उसकी पीठ पर फैला रहता था। ऊंचे कंधे पर टिका हुआ चौड़ी धार का गड़ासा, यह थी उसकी सजधज पंजों के बल। जब वह चलता था तो उसकी नसें चट चट बोलती थी। वह गुंडा था। यानी कि ननकू सिंह का जो चरित्र चित्रण किया गया है बहुत ही विस्तार से किया गया है, और ये आपके लिए बहुत इजी है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोर्ड पेपर में इसे आसानी से लिख सकते हैं कि गुंडा कहानी के ननकू सिंह को गुंडा क्यों कहा गया था। अगर आ जाएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कफन कहानी के आधार पर घीसू का चरित्र चित्रण कीजिए। आपका अगला प्रश्न जो है 2 नंबर का, कि कफन कहानी के आधार पर घीसू का चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बोर्ड में 101% आएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा कि कफन कहानी का मुख्य पात्र घीसू आलसी, निकम्मा, शराबी और चालाक व्यक्ति है। वह पिछड़े हुए वर्ग के ग्रामीण लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। उसके चरित्र चित्रण का वर्णन निम्न शीर्षकों में किया गया है। तो इसका परिचय जो है, परिचय चलिए पढ़ लेते हैं। घीसू चमार जाति का है। वह अत्यंत गरीब है और कमज़ोर एवं कायर भी है। सारे गांव में उसकी बदनामी है। उसे काम भी नहीं मिलता। ठीक है, और चलिए दूसरा इसका हेडिंग हो जाएगा काम चोर और आलसी। घीसू इतना काम चोर आलसी है कि एक दिन काम करके 3 दिन आराम करता है। उसको विश्वास था कि भगवान कहीं ना कहीं से दे ही देगा। ठीक है, आलसियों का मूल मंत्र, जो आलसी होते हैं उनके लिए मूल मंत्र है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मालूका कह गए सबके दाता राम। तो जो आलसी लोग होते हैं उनके लिए यह मूल मंत्र है। तो इसका तीसरा हेडिंग जो होगा कि लोभी और लालची। वह लोभी और लालची भी था। तो तीसरी हेडिंग जो है, उसके आलसी और कमज़ोर स्वभाव ने उसे चालाक भी बना दिया था। वह माधव और भीतर इसलिए भेजना चाहता था कि सारे आलू उसी के हिस्से में आ जाएं। इसी लालच के कारण वह किसी के सामने हाथ फैलाने में भी नहीं हिचकिचाता था। और आपकी अगली हेडिंग जो होगी वह होगी आपकी शराबी की। तो आप हेडिंग में शराबी डाल देंगे। ठीक है, शराबी डालने के बाद लिख सकते हैं घीसू शराबी इतना अधिक है कि वह पैसा पास आने पर भी बिना पिए नहीं रह सकता। उसे चंदा करके 5 रुपये कफन के लिए भी प्राप्त हुए, किंतु उसको लेकर सब शराब खाने में पहुंच जाता है। वह चालाक भी है। गांव वाले पूछेंगे कि कफन नहीं लाया, रुपए क्या हुए, इसका जवाब भी वह सोच लेता है कि कमर से खिसक गए। ठीक है, कि जो भी पैसे थे वह कमर से खिसक गए। तो चलिए अगली हेडिंग जो होगी इसकी लास्ट हेडिंग। तो इसका निष्कर्ष, यानी कि इस कहानी से निष्कर्ष क्या निकलती है, तो इसका निष्कर्ष आपका लास्ट हेडिंग होगा, निष्कर्ष डाल देना। ठीक है, तो लिखना है कि आप उपरोक्त विवेचन के स्पष्ट से घीसू एक ऐसे मनुष्य का चित्रण है जो पिछड़ा हुआ होने के कारण गाँव में अंधविश्वासों, बुराइयों एवं कमजोरियों से युक्त है। ठीक है, तो ये था आपका 2 नंबर का प्रश्न, जो कि कुछ इस प्रकार से कि कफन कहानी के आधार पर घीसू का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप इसी तरह से अपने बोर्ड
पेपर में आसानी से लिख सकते हैं, जिससे आपकी कॉपी भी भर जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि तीसरी कसम कहानी में हीराबाई की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कि जो तीसरी कसम कहानी थी उसमें हीराबाई जो थी उसके चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरी कसम कहानी में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचा हीराबाई का चरित्र ग्राम्य जीवन के विविध अनुभवों के विविध रंगों को पूर्ण रूप प्रदान करता है तथा विविध ग्राम्य स्थितियों व समस्याओं को भी संकेतित करता है। हीराबाई के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं। ठीक है, तो ये हैं हीराबाई की चारित्रिक विशेषताएं। पहली है स्नेहिल, दूसरा है भावुक और तीसरा है निश्चलता एंड चौथा है संस्कारवान। तो ये हैं आपकी 4 हेडिंग। तो आपको सबसे पहले हेडिंग जाननी है स्नेहिल। हीराबाई के हृदय में हीरा मन के प्रति प्रेम, लगाव, आत्मीयता का भाव विविध प्रसंगों कार्य व्यवहार में दिखाई देता है, परंतु यह वाणी के माध्यम से कभी मुखरित नहीं हुआ। ठीक है, एंड दूसरा हेडिंग जो होगा आपका भावुक होगा, भावुक डालना है कि हीराबाई बाजारू नौटंकी कंपनी की नर्तकी अवश्य है, पर मानवीय संवेदनाएं उसमें विद्यमान है। यह अत्यंत भावुक प्रवृत्ति की सी है, इसलिए हीरा मन द्वारा सुनाई गई कथाओं को बड़े ध्यान से सुनती है। ठीक है, तो चलिए तीसरा जो आपका हेडिंग होगा निश्चलता, कि हीराबाई के अंदर निश्चलता है। फिर हीराबाई के हृदय की निश्चलता, निष्कपट भावना उसके व्यवहार में साफ दिखाई देती है। यदि वह स्वयं मन की साफ न होती तो हीरा मन पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाती। तो आपका चौथा हेडिंग होगा संस्कारवान, यानी कि उसका व्यवहार कैसा है या बोलचाल कैसा है। तो हीराबाई अपने व्यवहार व बोलचाल से अपने संस्कारों का परिचय देती है। वह ऊंच नीच भेदभाव नहीं मानती है। तो आपकी यह कुछ निम्न प्रकार की विशेषताएं हैं जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है और आपके वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि 25 चौके 150 कहानी बाल मन के अंतर्द्वंद को व्यक्त करती है, सिद्ध कीजिए। यानी कि 25 चौके 150 जो कहानी है बचपन के अंतर्द्वंद को व्यक्त करती है, यह आपको सिद्ध करना। ठीक है, तो आपको कैसे सिद्ध करना है, तो इसका सही उत्तर जो होगा कि लेखक ने अपने अनुभवों को जीवन रूप में व्यक्त करने वाली इस कहानी में जहाँ सामाजिक विद्रूपताओं को वाणी मिली है, वहीं बाल मन का अंतर्द्वंद भी अभिव्यक्त होता है, जिसका प्रारंभ तब होता है जब सुदीप का पिता उसे 25 चौके 150 बताते हुए चौधरी द्वारा उसके परिवार पर दी गई दया की कथा सुनाता है। वह चौधरी के द्वारा किए गए परोपकार के नीचे इतना अधिक दबा है कि चौधरी के वचनों के आगे का किताब को भी गलत ठहराता है, और विद्यालय जाकर जब मास्टर शिवनारायण द्वारा सुदीप अपमानित होता है तब बाल मन का अंतर्द्वंद आरंभ होता है। ठीक है, उदाहरणतः उस दिन की घटना ने उसके दिमाग में उलझन पैदा कर दी। यदि मास्टर साहब सही कहते हैं तो पिताजी गलत क्यों बता रहे हैं। पिता भी कहते हैं चौधरी बड़े आदमी हैं, झूठ नहीं बोलते। उसके हृदय में बवंडर उठने लगे। नर्म और मासूम बाल मन एक खरोंच पड़ गई जो समय के साथ साथ और गहरा गई थी। उसका यह अंतर्द्वंद तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता जब तक अंत में वह अपने पिताजी का सत्य से साक्षात्कार नहीं करवा देता। तो आप समझ गए होंगे कि 25 चौके 150 कहानी के जो बाल मन के अंतर्द्वंद को व्यक्त करना है तो आपको किस प्रकार से व्यक्त करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे बीए से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।